हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद आईसीएस। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने नए सेक्रेटरी जनरल का चुनाव कर लिया है। और ये जो नए सेक्रेटरी जनरल होंगे इनका नया टर्म शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से और ये चलेगा 31 दिसंबर 2026 तक, यानी कि पूरे 5 सालों तक। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का चुनाव आखिर कैसे होता है, अभी तक कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल्स रह चुके हैं और उनके चुनाव के लिए क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अलग से और कौन सी दूसरी विशेषताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं हैं जो कि एक सेक्रेटरी जनरल के अंदर में होनी चाहिए, उनका रोल क्या होता है, वो क्या काम करते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए इसके पहले कि हम ये जानें कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी देखिए इसके पहले हम ये जानें कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, उसके पहले एक बार समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या है। यूनाइटेड नेशंस के विषय में डिटेल में कभी कोई दूसरा वीडियो हम लोग देख लेंगे, पर अभी फिलहाल यहाँ पर एक ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। ब्रीफली देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के 6 विंग्स हैं। पहला सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उसके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, आईबीआरडी। इतना ही नहीं, जितनी भी इनकी अभी हम लोगों ने बॉडीज देखी उनके अंदर में भी सब्सिडरी बॉडीज भी होती हैं। अगर यूएन के लेजिस्लेटिव विंग की बात करें तो उसमें दो बॉडीज आती हैं, पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। उनके एग्जीक्यूटिव विंग की बात करें तो उसमें आता है यूएन सेक्रेटेरिएट। जुडिशियल विंग की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोई भी इंटरनेशनल अगर इशू हो, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग विंग है यूनाइटेड नेशंस का इकोसॉक। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो बॉडी होती है, आगे जब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे चुनाव होता है। पर अभी यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे पहले जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल मिस्टर एंटोनियो गुटारेस, उन्हीं के नाम का सेकंड टर्म के लिए फिर से एक सजेशन भेजा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। यानी कि एंटोनियो गुटारेस के ही नाम पर सेकेंड टर्म के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने मुहर लगाई और फिर उस नाम का रिकमेंडेशन गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और उन्होंने भी उसका एक्लेमेशन कर दिया 18 जून को। और इसी के साथ ये तय हो गया कि अब जो अगले सेक्रेटरी जनरल होंगे यूनाइटेड नेशंस के, जिनका टर्म 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा, वो एंटोनियो गुटेरेस ही होंगे। एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी 72 साल के हैं, इन्होंने अपना फर्स्ट टर्म 2017 में स्टार्ट किया था और जब ये 2017 में इन्होंने अपना फर्स्ट टर्म स्टार्ट किया था, तब यूनाइटेड नेशंस 1945 में जब से बना है तब से लेकर अभी तक के वो 9th यूएन चीफ बने हैं। वैसे तो कोई टर्म लिमिट यूनाइटेड नेशंस के यूएन चार्टर में लिखी नहीं हुई है, पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने 3 फुल टर्म्स एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस पूरे नहीं किए हैं। तो ये जो ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिस है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो ये क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है, आइए आगे देखते हैं। अगर यूएन चार्टर को देखें तो वो इस पद के लिए, यानी कि सेक्रेटरी जनरल पद के लिए जो टर्म यूज करता है वो बोलता है कि ये हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, यानी कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये वो सारा काम करेंगे जो कि उनको सौंपा जाएगा बाई सिक्योरिटी काउंसिल या बाई जनरल असेंबली या बाई इकोसॉक या फिर कोई भी दूसरे और जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके द्वारा उनको जो भी काम सौंपा जाएगा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये उसी का निर्वहन करेंगे। और जो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है वो उनके रोल को क्लियरली डिफाइन करती है, बोलती है कि ये जितने डिप्लोमेट हैं उतने ही एक एडवोकेट की तरह से भी काम करेंगे, उतने ही एक सिविल सर्वेंट भी हैं, उतने ही सीईओ भी हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशंस के जो आइडियल्स हैं, ये उसके स्पोक पर्सन बन के काम करेंगे, दुनिया के लोगों के हित में रहकर काम करेंगे और में भी दुनिया के लोगों में भी खासकर से जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है, उनके हितों को ध्यान में रख के सभी फैसले लेंगे और अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। देखिए सेक्रेटरी जनरल की अगर दिनचर्या की बात करें तो डे टू डे जो उनका वर्क है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि
यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके जो सेशंस होते हैं उनको अटेंड करना, दुनिया के लीडर्स के साथ में मिलकर बातें करना, उनमें जो भी समस्याएं चल रही हैं दुनिया में उनका हल निकालने की कोशिश करना, बहुत सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग करना, दुनिया भर में घूमना, इन शॉर्ट हर वो काम करना जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस बना है। तो यूनाइटेड नेशंस के ये सीईओ की तरह से काम करते हैं, उसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो भी जिम्मेदारी है वो सब इनके कंधों पर है और पूरी दुनिया में इनका काम होता है। और अभी तक देखिए एक ट्रेडिशन रहा है कि जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स बने हैं वो सभी स्मॉल या फिर मीडियम साइज कोई न्यूट्रल पावर से बने हैं। जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी समय तक कोल्ड वॉर चल रही थी, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। 45 के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। कोल्ड वॉर इरा की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया, जैसे कि आप जानते हैं, कैपिटलिस्ट ग्रुप था और एक तरफ कम्युनिस्ट ग्रुप था। कम्युनिस्ट ग्रुप जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट ग्रुप जिसको लीड कर रहा था यूएसए। तो ये दो धड़ों में जब दुनिया बट गई थी तो कोशिश की जाती थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को सेक्रेटरी जनरल का पदभार दिया जाए जो कि न्यूट्रल पावर से आता हो, ना ही वो ऐसे किसी देश से आता हो जिसको कि यूएस से समर्थन करता है और ना ही किसी ऐसे देश से आता हो जो जिसको कि यूएसएसआर समर्थन करता हो। जनरली कोशिश की जाती थी कि किसी न्यूट्रल पावर से लिया जाए और वो भी जो देश है वो स्मॉल या मीडियम साइज का होना चाहिए, मतलब पावर के बेसिस पे देखा जाए तो। और उसके साथ ही साथ एक और चीज़ की जाती है कि एक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, वो बताता है कि रीजनल रोटेशन किया जाएगा और वो जैसे CFR रीजनल रोटेशन को रिकमेंड करता है उसी आधार पर रीजनल रोटेशंस किए जाते हैं। रीजनल रोटेशन क्या चीज़ है इसको समझने के लिए देखिए कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो दुनिया को इस तरह से इन 6 हिस्सों में डिवाइड करता है। अफ्रीकन ग्रुप, वो जो कि ये ब्लू वाली कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप, ये जो ग्रीन वाली कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद आता है ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, ये जितनी भी रेड वाली कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स ग्रुप, ये जो पिंक कलर वाले जितने भी नेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिंक है या मैजेंटा मुझे नहीं पता, शायद मैजेंटा कलर है। इसके बाद ये जो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स हैं, ये जितने गोल्डन कलर के जितने भी नेशंस नज़र आ रहे हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो कि किसी भी ग्रुप में लाई नहीं करते, उनको छठवां ग्रुप बनाया गया है। और यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग बॉडीज़ में उन अलग अलग रीजन से कितने देश आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो 6 हिस्से अभी हम लोगों ने देखे, इसमें एक रीजनल रोटेशन होता रहता है लगातार। एक रीजन से मैक्सिमम 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म एक सेक्रेटरी जनरल को मिल सकता है, उसके बाद वो रीजन चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 1976 में मिस्टर कर्ट वॉल्डहीम ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे और इनको सभी देशों की लगभग बैकिंग भी थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें से 4 की बैकिंग भी थी। पर चाइना नहीं चाहता था कि वेस्टर्न यूरोपियन देश से अब कोई फिर से सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभाले, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में वीटो कर दिया। और वीटो भी ऐसा वैसा नहीं, 16 बार वीटो किया लगातार और 17वीं बार बाद में आगे चल के कर्ट विल्डहीम को अपनी कैंडिडेचर वापस लेना पड़ा, विड्रॉ किया गया उसके बाद, क्योंकि ये चाइना चाहता था कि कोई अफ्रीकन कैंडिडेट इस बार सेक्रेटरी जनरल बने। बाद में इस डेडलॉक को ख़त्म किया गया और लैटिन अमेरिकन नेशन से सेक्रेटरी जनरल का चुनाव किया गया। इस परंपरा को तोड़ते हुए 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में एक बार सोचा कि इस बार जो सेक्रेटरी जनरल चुना जाए वो ओपन रीजन से आए, कहीं से भी हो सकता है, ऐसा क्यों ना किया जाए। क्योंकि चार्टर में, यूएन चार्टर में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है इस रीजनल रोटेशन की बात। लेकिन इस बार चाइना और फ्रांस दोनों ने अपना सपोर्ट एक अफ्रीकन कैंडिडेट को कर दिया। इसी तरह से 2006 में भी देखिए चाइना ने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगला जो सेक्रेटरी जनरल है वो एशियंस होना चाहिए और फिर हुआ भी ऐसे ही, बान की मून बन गए थे, आप जानते होंगे, जो कि साउथ कोरिया से आते हैं। इस रीजनल ग्रुपिंग के अलावा देखिए एक और बात है कि अभी तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल हुए हैं 9, वो सब के सब मेन हैं। मतलब यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल के पद पर देखा जाए तो यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व रहा है। अभी तक एक भी महिला सेक्रेटरी जनरल का पदभार नहीं संभाल पाई। कि वैसे तो सेक्रेटरी जनरल के चुनाव को लेकर कोई भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिवाय इसके कि यूएन चार्टर में एक आर्टिकल 97 दिया हुआ है जिसमें बहुत ही नॉमिनल बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि द सेक्रेटरी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाई जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है और फिर बाद में जनरल असेंबली उसका चुनाव करती है। तो उसके बाद में चूंकि इसमें बहुत ही कम शब्दों में बातें लिखी हुई हैं तो बाद में बहुत सारे ट्रेडिशंस उभर कर आए हैं, बहुत सारे सप्लीमेंटल प्रोसीजर तैयार किए गए हैं।
और 1946 में जब शुरुआत ही थी तभी जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया और इसमें ये बात बोली गई कि सिक्योरिटी काउंसिल अपने यहाँ से चुनकर सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम भेजेगा और जनरल असेंबली में, ताकि कोई भी तरह की डिबेट ना हो, यहाँ पर सिर्फ अप्रूवल दिया जाए और वो महज एक औपचारिकता भर रहे। जितनी भी डिबेट करनी है, डिस्कशन करना है, जो कुछ भी है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही कर लिया जाए। जनरल असेंबली में इस तरह की डिबेट्स को अवॉइड किया जाए। तो अगर देखा जाए कि इसका सेक्रेटरी जनरल का चुनाव कैसे होता है, वो कैसे चुने जाते हैं, तो सबसे पहले वहीं सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में एक पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर चलाया जाता है। जितने भी नाम आते हैं, they are subjected to veto by any permanent member of the security council। किसी भी नाम के ऊपर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो देखिए मीटिंग्स होती हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जनरली ये क्लोज डोर मीटिंग्स में होता है, क्लोज डोर सेशंस में होता है, और बाद में जो जनरल असेंबली में होता है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर रह जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 10 नॉन परमानेंट होते हैं, रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं, और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो इन 15 में से 9 वोट्स पाना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी भी वैल्यू होती है, क्योंकि 15 में से कम 9 वोट किसी भी कैंडिडेट को पाना होता है सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल पाने के लिए। और उसमें इंक्लूड है ऑब्वियसली ये 5, मतलब ये 5 में से किसी का भी वीटो उनके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने किसी का समर्थन ना किया हो पर वीटो भी ना किया हो। कि ये जो वीटो पावर है कई बार इस्तेमाल हो चुकी है। एक बार 1997 में इजिप्ट के एक कैंडिडेट थे मिस्टर बुट्रोस घाली, उनके अगेंस्ट में यूएस ने इस्तेमाल किया था वीटो पावर। और 1981 में ऑस्ट्रिया के जो वॉल्डहीम थे, मिस्टर वॉल्डहीम, वो थर्ड टर्म का चुनाव लड़ना चाहते थे और काफ़ी सारे देश रजामंद भी थे इसके लिए, पर चाइना नहीं चाहता था और चाइना ने उसके अगेंस्ट 16 बार वीटो किया। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपना नाम ऐसे ही प्रस्ताव कर दे कि मैं बनना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। कल को मैं खड़ा हूँ और बोल दूँ कि मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। कम से कम किसी एक यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट हैं उनके द्वारा रिकमेंडेशन आनी चाहिए, कोई एक देश उनके नाम का प्रस्ताव रखे, तभी ऐसा शुरू हो सकता है प्रोसेस। तो जो मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस हैं इस बार रेस में, उनके नाम का प्रस्ताव उन्हीं की जो होम कंट्री है पोर्चुगल ने किया था सेकंड टर्म के लिए। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था 2015 में और ये बात बोली गई कि जो भी कैंडिडेट सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेचर दिया है, तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ज़्यादा ओपन होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कम से कम उनकी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो लोग देख सकें, उनका रेज्यूमे पढ़ सकें, उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकें, प्रेस मीडिया उनसे बातें कर सकें, एक ओपन सेशन तो होना चाहिए। तो इस प्रोसेस से जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वहीं सबसे पहली बार चुन कर आए थे 2016 में, जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था। तो 2015 के जो नए नए बनाए गए रूल्स थे उसका उनको सामना करना पड़ा और काफ़ी सारे ऐसे ओपन सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का सामना उन्होंने किया। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं सब अपने अपने डिप्लोमेट्स भेजते हैं, तो उन सब के साथ में उनकी मीटिंग हुई, एक ओपन सेशन हुआ और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में उनकी प्राइवेट मीटिंग्स भी हुई। और देखिए जनरल असेंबली में तो कोई वोटिंग नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में तो वोटिंग होती है। लेकिन 1996 से अभी ये 1996 से एक ऐसा ट्रेडिशन सा चला आ रहा है कि वहाँ पर जो नाम है वो कंसेंसस से चुना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी अब ये वोट नहीं करते लास्ट राउंड में। तो सिक्योरिटी काउंसिल कंसेंसस से या कह सकते हैं एक्लेमेशन से एक नाम का प्रस्ताव जनरल असेंबली को भेजता है। और बहुत ही शुरुआत से 1950 से ही जनरल असेंबली में तो कोई वोट होता ही नहीं, वहाँ पे तो सारे ही जो अप्रूवल दिए जाते हैं वो एक्लेमेशन से ही होते हैं, कंसेंसस से ही होते हैं। अगर प्रीवियस यूएन चीफ्स की बात करें तो ये देखिए इस तरह से मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस के पहले ये सारे 8 यूएन चीफ्स रह चुके हैं। सबसे पहले यूएन चीफ नॉर्वे से बने थे मिस्टर ट्राइगवे लाई, फिर स्वीडन से बने एक और स्कैंडिनेवियन नेशन से, उसके बाद बने यूथांड एशियन म्यांमार से, उसके बाद बने कर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया, ये भी वेस्टर्न यूरोप से, उसके बाद लैटिन अमेरिकन नेशन पेरू से बने जेवियर पेरेज डेक्विलर, उसके बाद इजिप्ट से बट्रोस घाली, एंड फाइनली उसके बाद अफ्रीका से मौका मिला
मिस्टर कॉफी अन्नान को, उसके बाद बान की मून और उसके बाद फाइनली अब हमारे पास हैं एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें इस ऑफिस के लिए क्या है, तो क्वालिफिकेशन के लिए अभी तक कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया गया है, कोई भी फॉर्मल इन राइटिंग कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हालांकि चाइना और फ्रांस ने मिलके एक परंपरा से कुछ क्वालिफिकेशंस तय किए हुए हैं, और जो उनको क्वालिफाई नहीं करता उसके अगेंस्ट में ये दोनों वीटो का इस्तेमाल करते हैं। पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ये जो चाइना और फ्रांस ने क्वालिफिकेशंस बनाए हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए, कोई भी कैंडिडेट 2 टर्म से ज़्यादा पूरा नहीं करता, टर्म लिमिट की अगर बात की जाए तो। बस ये जो तीसरे सेक्रेटरी जनरल थे म्यांमार से, मिस्टर यू थांट, उन्होंने 3 टर्म सर्व किया था, लेकिन ये 3 फुल टर्म्स नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि जो उनके पहले 2 टर्म्स थे वो पार्शियल टर्म्स थे, वो फुल टर्म्स नहीं थे। मिला के अगर देखा जाए, इनके जो 3 टर्म्स हैं मिला के देखा जाए तो वो 2 फुल टर्म्स के ही बराबर हैं। और वहीं 1981 में देखिए, अगर ऑस्ट्रिया के मिस्टर कर्ट वर्ल्डहीम थे, जो कि 2 बार ऑलरेडी सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे, तीसरी बार फिर से उनके नाम का प्रस्ताव किया गया था, तो चाइना ने उनके अगेंस्ट 16 बार वीटो का इस्तेमाल किया और 17वीं बार उन्होंने अपना कैंडिडेचर ही वापस ले लिया। और देखिए, ये कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर यह भी देखा जाता है कि जो भी सेक्रेटरी जनरल बने वो इंग्लिश और फ्रेंच में फ्लुएंट होने चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी को फ्रेंच नहीं आती थी तो फ्रांस ने वीटो कर दिया, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी तो अमेरिका ने वीटो करने की कोशिश की। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1946 में मिस्टर ट्राइगवेल लाई, जो कि नॉर्वे के थे, उनका कैंडिडेचर को अपोज किया फ्रांस ने क्योंकि वो फ्रेंच नहीं बोल सकते थे। लेकिन 4 मेंबर्स परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल के थे, जब उनके द्वारा एक कंसेंसस बन गया तो बाद में फ्रांस भी रजामंद हो ही गया। उसी तरह से मिस्टर पॉल हेनरी स्पैक, ये इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो अमेरिका इनके खिलाफ था, पर बाद में उसने भी उनके समर्थन में वोट कर ही दिया। उसी तरह से 1971 में देखिए, मिस्टर मैक्स जैकबसन थे, फ्रांस ने उनका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो फ्रेंच नहीं बोल सकते थे, और वो आते थे, फिनलैंड से, तो फिनिश डेलीगेशन ने ये आरोप लगाया फ्रांस के ऊपर कि उन्होंने वीटो किया, कि फ्रांस ने वीटो किया है मिस्टर मैक्स जैकबसन के अगेंस्ट। पर फ्रांस ने असल में एब्सटेन किया था। तो एब्सटेन किया, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट तो नहीं ही किया कम से कम। इसी के साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश। तो ये जो बोला जाता है कि इंग्लिश और फ्रेंच आनी चाहिए, ये 2 अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, 1991 में एक बार जब बटरोस बटरोस घाली, जो कि इजिप्ट से आते हैं, उनका उनके राइवल थे मिस्टर बर्नार्ड सिजेरो। तो ये लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में अचानक से मिस्टर सिजेरो फ्रेंच बोलने लगे, ये दिखाते हुए कि उनका कैंडिडेचर कितना सीरियस है। तो बटरोस घाली ने इसके ऊपर एक मजाक किया और उन्होंने बोला कि फ्रांस उनका समर्थन कर देगा क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकते हैं इन फ्रेंच एक्सेंट। देखिए, 1996 में भी ऐसे ही कुछ हुआ, जब चुनाव होने वाला था सेक्रेटरी जनरल का, तो फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि हम आशा करते हैं कि अगला जो भी कैंडिडेट अफ्रीका से होगा वो कम से कम फ्रेंच बोल सकता हो। और फ्रांस ने शुरुआत में हर उस कैंडिडेट के अगेंस्ट वीटो किया जो कि नॉन फ्रेंच कंट्री से आता था, ऐसी कंट्री से आता था जो कि फ्रेंच नहीं बोल सकते थे। पर इवेंचुअली कोफी अन्नान का उसमें सिलेक्शन हुआ। कोफी अन्नान घाना से आते हैं, जो कि एक ऐसा देश है जो फ्रेंच नहीं बोलता, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। हालांकि कोफी अन्नान जी को फ्रेंच बोलने आती थी। उसी तरह से 2006 में जब मिस्टर बान की मून का सिलेक्शन हुआ, उसी समय भारत के शशि थरूर जी भी सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा थे, उनका भी कैंडिडेचर आया था, वो भी सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ रहे थे। तो एक ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान अचानक से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर थे और उन्होंने अचानक से फ्रेंच बोलना स्टार्ट कर दिया। और ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो चेक कर सकें कि थरूर फ्रेंच बोल सकते हैं या नहीं। शशि थरूर जी के बारे में एक बहुत ही मशहूर बात है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको फ्रेंच बोलते हुए सुना है वो ये बात जानते हैं कि वो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उतनी ही अच्छी फ्रेंच भी बोलते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब फ्रेंच बोलकर ही दिया। और इनफैक्ट उस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स थे वो इकलौते एशियन कैंडिडेट थे जो कि फ्रेंच भी फ्लुएंटली बोल सकते थे। बाद में यूएस ने उनके अगेंस्ट में वीटो कर दिया और बान की मून अगले सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस बन पाए थे।
ये भी देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि बान की मून जी को पता था कि उन्हें फ्रेंच बोलने नहीं आती है, फ्रांस उनके अगेंस्ट में वीटो कर सकता है, तो उन्होंने इवनिंग में फ्रेंच क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी।